बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बीए तृतीय वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मध्यकालीन इतिहास के पेपर 1 के बारे में आज के वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। पेपर 1 से जो अति महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं आपके जो कि परीक्षा में आ सकते हैं उनके बारे में बताने का प्रयास करूँगा। और पेपर 1 का आपके नाम क्या है? इंडियन नेशनल मूवमेंट। ओके, ये पेपर का आपके नाम है। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी 1857 से जो क्रांति होती है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है भारत का, और वहाँ से जो प्रारंभ होगा आपका सन और 1947 यानी जब तक हमको स्वतंत्रता मिल नहीं जाती तब तक बहुत सारे आंदोलन जो है, बहुत सारे मूवमेंट है जो कि राष्ट्रीय स्तर पर चलाए गए हैं, उनके बारे में हम चर्चा करने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। और वहीं से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत सारे आंदोलन वगैरह चलाए गए, जैसे कि आप देखेंगे जो है तमाम सारे आंदोलन, बारदोली सत्याग्रह हुआ, खिलाफत आंदोलन हुआ। इसी प्रकार से आप देखेंगे जो है क्रांतिकारी भी आंदोलन कई सारे हुए, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। इसी प्रकार से तमाम सारी चीज़ें होती भारत और इसके अलावा आप देखेंगे और भी आंदोलन हुए हैं। तो किसान आंदोलन भी बहुत सारे हुए हैं, तो उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने का प्रयास, और हम इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। तो आइए हम चर्चा कर लेते हैं कि आखिरकार आपकी परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं। ये मॉडल पेपर है एक प्रकार से जो है मध्यकालीन इतिहास का यानी मेडिवल हिस्ट्री का। 100% आपके प्रश्न यहीं से आने की संभावना रहेगी, ऐसी उम्मीद है। और इसी प्रकार से आते भी हैं प्रश्न, तो आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं, बस इस वीडियो को देख करके एक बार जरूर जाइएगा पेपर में। ओके, देखिए बीए तृतीय वर्ष मध्यकालीन इतिहास, प्रथम प्रश्न पत्र नाम है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट। ओके, 1857 से 1947 ईस्वी तक के समयकाल। मॉडल पेपर 2022 का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न और उत्तर इसमें बताए जाएंगे। देखिए सभी प्रश्न यहाँ पर करने अनिवार्य होंगे। खंड आ के 50 शब्दों में एक प्रश्न के उत्तर को आपको लिखना आती लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न। एक प्रश्न अगर सही करेंगे तो उसके लिए आपको 2 नंबर यहाँ पर मिलेंगे। ओके, देखिए पहला प्रश्न आपसे पूछा गया गदर पार्टी। गदर पार्टी के बारे में आप क्या जानते हैं? बड़ी तेज़ी से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मेरे पास इस समय बहुत ज़्यादा समय कम है और इसीलिए मैं बहुत कम समय में आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो आप सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर फटाफट से कर दीजिएगा, और इसी प्रकार सभी दोस्तों को बुला लीजिए ताकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो सकता है ना हो पाए, तो ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा और जहाँ तक हो सकेगा मैं क्वेश्चन के आंसर बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न है गदर पार्टी। गदर पार्टी क्या है भाई? तो लाला हरदयाल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। लाला हरदयाल ने 10 मई 1913 ईस्वी को कैलिफोर्निया जो है एक जगह है, तो उस कैलिफोर्निया की यूली नामक नगर में एक सभा रखी थी। कैलिफोर्निया एक देश भी पड़ेगा आपका, तो कैलिफोर्निया का एक नगर है यूली, और उसी नगर में एक सभा रखी थी और उसी सभा को हम गदर पार्टी के नाम से जानते हैं। ओके, और पार्टी जो है गदर पार्टी, इन्होंने क्या किया था? गदर नामक समाचार पत्र था, उसका प्रकाशन किया था, नहीं उसको निकाला था। गदर जो पत्रिका मतलब कि समाचार पत्र था उसको निकाला था। और इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध के समय गदर पार्टी ने क्या किया था? इंग्लैंड के शत्रुओं से साठ गांठ करके भारत में 21 फरवरी 1915 ईस्वी को सशक्त क्रांति की योजना भी बनाई थी। तो इस प्रकार से गदर पार्टी के बारे में मैंने आपको बता दिया, इतना लिख देंगे हो जाएगा आपका। अगर आपसे इसी में पूछ ले कभी कभी कि काकोरी मुकदमा क्या है, तो काकोरी मुकदमा जो है ये लखनऊ के पास एक रेलवे स्टेशन है। काकोरी जो स्थान है वो लखनऊ के आसपास एक स्टेशन है काकोरी, और इसी को लेकर के रेल के डिब्बे में जो है रखे जाने को मतलब जो है रेल के डिब्बे में जो खजाना था उस खजाने को लूट लिया गया। जो है राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में 10 लोग और इनके साथ थे, इन्होंने ट्रेन पर धावा बोला और ट्रेन को क्या कर लिया? लूट लिया, और 10 मिनट में खजाना लूट करके क्रांतिकारी जो है भागने में सफल हो जाते हैं। क्या होता है लेकिन बाद में ये लोग पकड़ जाते हैं, और 25 दिसंबर 1925 ईस्वी का समय है, उसको क्रांतिकारी षड्यंत्र केस में 18 महीने तक जो है ये केस चलता रहा, और इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और रोशन सिंह, इन 3 लोगों को फांसी की सज़ा भी हो गई थी। तो ये काकोरी मुकदमा एग्जाम्स में अगर पूछा है तो बता दीजिएगा। ओके, बात ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और मुद्दों को समझने का प्रयास। अगला प्रश्न आपके समक्ष है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट, ये जो है आंदोलन जो है आपका 9 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। क्या लिखेंगे? ये आंदोलन 9 अगस्त 1942 को आरंभ हुआ था, और इस समय कांग्रेस के सभी नेता जो थे उस समय गिरफ्तार कर लिए गए थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय, और कांग्रेसी नेताओं के पास कोई निर्धारित कार्यक्रम भी नहीं बचा था, और जनता को केवल यह याद था कि महात्मा गांधी ने करो या मरो का मंत्र दे दिया था, यानी कि अब चाहे जो है अहिंसा हिंसा कोई बात नहीं, करो या मरो, जो कुछ होगा देखा जाएगा। महात्मा गांधी ने भी कर दिया था, तो अब यही डायरेक्ट बचा था कि भारत छोड़ो, सीधे सीधे अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये आंदोलन जो है चला।
और संपूर्ण भारत में विद्रोह प्रारंभ हो गया। क्या हुआ कि यद्यपि यह आंदोलन असफल भी हुआ, लेकिन इसमें संगठन जो है एक प्रकार से संगठनात्मक ढांचा कोई नहीं रहा, इसमें नेतृत्वकर्ता का अभाव था, संगठनकर्ता का अभाव था। तो इस प्रकार से ये जो है आंदोलन जो था वो क्या था, असफल रहा, लेकिन फिर भी इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है उन पर। ओके, आपसे पूछे सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बताइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है? तो असहयोग आंदोलन के असफल जब हो गया असहयोग आंदोलन, तो उसके बाद में हुआ क्या कि गांधी जी शांत नहीं बैठे और गांधी जी ने क्या किया, ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्धारित जो लगान था, जो मद्य निषेध था, नमक कर था, सैनिक के संबंधित जो व्यय होता था सैनिकों पर, उससे संबंधित जो नीतियाँ थीं, उनके विरुद्ध क्या किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। यानी कि विनय के साथ हम आपकी जो भी आप नियम बनाएंगे, जो भी कानून बनाएंगे, हम लोग उसका क्या करेंगे, उसकी अवज्ञा करेंगे, मतलब उसका पालन नहीं करेंगे। तो 12 मार्च 1903 ईस्वी को, मतलब 1930 ईस्वी के समय है, 12 मार्च का दिन था 1930 ईस्वी को, गांधी जी जो थे उन्होंने अपने लगभग उस समय 79 साथी थे इनके, उन 79 साथियों के साथ ब्रिटिश सरकार की अवज्ञा को लेकर के, मतलब अवज्ञा करने के लिए गुजरात के दंडी नामक स्थान से लेकर के ये प्रारंभ किया और जाते हैं। तो इसी को दंडी यात्रा भी यहीं से जो है बोला जाता है। दंडी यात्रा के बारे में अभी आगे चल करके मैं आपको बताऊंगा कि दंडी यात्रा जो थी महात्मा गांधी की वो क्या थी। ठीक है, यानी दंडी यात्रा की बात की जाए तो जो है ये 12 मार्च 1930 ईस्वी को सुबह का समय था 6 बजे, और 6 बजकर यानी 6:30 बजे थे उस समय। साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी जी ने 78 या 79 अनुयायियों के साथ, जो 78 अनुयायी इनके थे और ये खुद थे, तो 79 लोग थे कुल मिलाकर के। इनके साथ इन्होंने जो है 240 मील दूर दंडी नामक स्थान पर एक प्रकार से क्या की, पैदल यात्रा करी। और ताराचंद ने लिखा है इस बारे में कि यह एक ऐसा जो है प्रयास था जो मानव इतिहास में क्या था, बेजोड़ था एक प्रकार से। और 24 दिनों में यात्रा पूरी करके महात्मा गांधी ने क्या किया, अपने सहयोगी जो 5 अप्रैल को दंडी पहुँचे, वह इनके सहयोगी और महात्मा गांधी कब पहुँचे, 5 अप्रैल को दंडी नामक स्थान पर पहुँचे। और 6 अप्रैल को प्रातः काल में गांधी जी समुद्र तट पर जो है जो नमक कानून था उस वहाँ पर पहुँचते हैं, और सरोजिनी नायडू ने उनका स्वागत किया वहीं पर, और इनको विधि भंजक यानी कि कानून तोड़ने वाला कहा और स्वागत किया इनका। और गांधी जी ने वहाँ नमक जो है एकत्र करके कानून को भंग कर दिया। और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को सविनय अवज्ञा यहीं से प्रारंभ हो जाता है। ओके, सविनय अवज्ञा के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आइए और हम आगे बढ़ते और भी मुद्दों को समझने का प्रयास करते हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात की जाए तो 13 अप्रैल को ये होता है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी के उस समय बैसाखी का दिन था। अमृतसर का एक स्थान है जलियांवाला बाग, वहीं पर एक सभा आयोजित हो गई थी, और उसी आयोजन में जो है सभी लगभग 20,000 लोग जो है उस सभा में थे। जिस सभा में मतलब कि जलियांवाला बाग में जो सभा थी उसमें 20,000 लोग लगभग शामिल थे। और जलियांवाला बाग जो था वो चारों ओर से घिरा हुआ मैदान था उस समय, और बाहर निकलने का रास्ता भी बंद कर दिया गया था। और बिना चेतावनी के जनरल डायर ने क्या कर दिया, सैनिकों पर गोली चलाने का आदेश भी दे दिया, और मरने वालों की संख्या लगभग 500 से 1000 के आसपास थी, ऐसा जो है विद्वानों ने बताया है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या था, ये यही हत्याकांड था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्योंकि जलियांवाला बाग में क्या था, जो है चारों तरफ जो है कोई जगह नहीं था, एक ही जगह था तो निकलने का रास्ता, तो उसको बंद कर दिया गया था। और जनरल डायर के कहने पर क्या किए थे कि गोली चलवाई गई थी अपने भारतीयों पर। ओके, तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड था। ओके, अच्छा आपसे पूछे गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था, तो इसके बारे में आपसे एग्जाम से पूछेगा प्रश्न, गांधी इरविन समझौता के बारे में, नहीं गांधी इरविन पैक्ट। तो कांग्रेस की जनशक्ति को देखते हुए क्या सरकार ने इससे मतलब गांधी जी से समझौता करना चाहा, और गांधी जी और उस समय वायसराय थे लॉर्ड इरविन, उनके बीच में बातचीत हुआ है। और उसी बातचीत को आप देखेंगे 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता होता है, जिसमें बहुत सारी बातें जो है कही गई थी। और गांधी जी ने इसे अहिंसात्मक संग्राम की महत्वपूर्ण विजय भी बताया था। ये जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था। ओके, अगर आपसे पूछे खिलाफत आंदोलन क्या था, तो खिलाफत आंदोलन जो था, जो कि तुर्की का जो खलीफा था वो इस्लामी जगत का सर्वश्रेष्ठ नेता कहलाता था। और प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 से 1918 तक चला था, और तुर्की में अंग्रेजों के विरुद्ध जर्मनी के पक्ष में था। तुर्की जो था वो अंग्रेजों के विरुद्ध था, जर्मनी के पक्ष में था, और जर्मनी की पराजय से तुर्की की पराजय जुड़ी हुई थी। और युद्ध के अंत में क्या हुआ कि तुर्की साम्राज्य को जो मित्र देश थे उन देशों ने आपस में बांट लिया, और इस तरह क्या हुआ कि तुर्की साम्राज्य जो था वो अलग अलग हो गया, यानी कि छिन्न भिन्न हो जाता है।
और भारतीय मुसलमान बहुत क्षुब्ध हो जाते हैं। और खिलाफत आंदोलन जो है मुख्य रूप से, खिलाफत आंदोलन का मुख्य रूप से यही कारण था कि मुसलमान जो थे वो भारत के मुसलमान रुष्ट हो जाते किससे, अंग्रेज़ों से। और कहीं ना कहीं पे यहीं पर देखेंगे तुर्की जो है तुर्की खलीफा को एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे उनको दिखाने के लिए खिलाफत आंदोलन यहीं पर प्रारंभ होता है। और महात्मा गांधी ने भी इसके जो है समर्थन किया। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। माउंट बेटन योजना क्या थी भाई, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। माउंट बेटन योजना, माउंट बेटन योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। माउंट बेटन योजना की बात की जाए तो माउंट बेटन योजना जो है आपकी 24 मार्च 1947 ईस्वी को माउंट बेटन ने भारत के वायसराय के पद को ग्रहण किया। और इन्हें पता चला कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता होना अत्यंत कठिन है। और माउंट बेटन जो था उसको ये पता था पहले से कि पाकिस्तान बनाने की योजना उचित नहीं थी और ना ही इसने सांप्रदायिकता की समस्या को हल किया जा सकता था। हुआ क्या कि हिंदू व मुसलमानों के जो है सुदीर्घ काल के हितों की हानि होगी तथा भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा भी कम हो जाएगी। किंतु फिर भी माउंट बेटन ने भारत के विभाजन का निर्णय लिया। तो इस प्रकार से जो है तमाम प्रकार की चीज़ें थी, लेकिन माउंट बेटन योजना जो थी एक प्रकार से भारत को एक प्रकार से जो विभाजन करने का, यानी भारत और पाकिस्तान में बांटने का एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे निर्णय जो दिया, इसी ने दिया था। माउंट बेटन योजना के तहत ही आया था 24 मार्च 1947 ईस्वी को। ओके, ये चीज़ें हो गई आपकी, माउंट बेटन योजना हो गई। आपसे पूछेगा कराची संशोधन 1931 के बारे में कभी कभी पूछ लेता है। तो सुभाष चंद्र बोस ने भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव की शहादत की प्रशंसा करने के लिए कराची अधिवेशन में एक प्रस्ताव रखा सुभाष चंद्र बोस जी ने, और कहा कि गांधी जी के स्वभाव के ये प्रतिकूल बिल्कुल भी था। और गांधी जी के सुझाव पर संशोधन करके जो है प्रस्ताव पारित कर दिया गया। और इसमें कहा गया कि किसी प्रकार की राजनीतिक हिंसा से अपने आप को दूर रखते हुए, उसे अमान्य करते हुए कांग्रेस उनकी वरीयता और बलिदान के प्रति प्रशंसा लिखित रूप में प्रकट करती है। तो इस प्रकार से आप देखिए जो है चीज़ें थी कराची अधिवेशन की, जो कि 1931 में हुआ। ओके, आगे बढ़ते। माउंट बेटन योजना आपकी समझ में आ गई। थोड़ी बहुत बातें मैं बता रहा हूँ ताकि आपकी जो है लिख सकें। अगला प्रश्न है प्रथम गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था भाई? प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, क्या हुआ कि जब यहाँ गांधी जी से लोग परेशान हो गए, या फिर जो है इंग्लैंड के राजा जो थे उन्होंने कहा कि यही जो गांधी है उसको बुलवाओ यहाँ पर। तो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व उस समय कर रहे थे गांधी जी, और मतलब उस समय गांधी जी जो है एक प्रकार से कांग्रेस के बड़े लीडर थे, प्रतिनिधित्व कर रहे थे या नहीं कर रहे थे वो बात की बात है, लेकिन ये गांधी जी बड़े लीडर थे और गांधी जी के ही कहने पर हर चीज़ होती थी। तो कहीं ना कहीं पे उन्होंने कहा कि गांधी को बुलाओ। तो जो है इरबिन जो था उस समय, लॉर्ड इरबिन, और उसके प्रयत्नों से क्या हुआ कि 12 नवंबर 1930 ईस्वी को लखनऊ में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य भारतीय समस्या का समाधान करना था। और सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड उस समय थे वहाँ के, वो कर रहे थे। और कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग भी नहीं लिया था। और यह अत्यंत हास्यास्पद है कि इंग्लैंड की सरकार भारतीय जनता का या भारतीय समस्या का समाधान बिना कांग्रेस की सहायता के करना चाहती थी। और एक प्रकार से आप देखेंगे कि वो नहीं हो सका, कांग्रेस उसमें भाग नहीं लिया और नहीं हो पाया, ये सफल नहीं हुआ गोलमेज। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब होता है? जब ये गांधी जी से कहते हैं कि इरबिन की मैं आपकी सारी बातें मान रहा हूँ, और वो जो है तब गांधी इरबिन समझौता होता है। उसके बाद में गांधी जी वहाँ पर जाते हैं, फिर भी वहाँ पर चीज़ें जो है थोड़ी सी इधर उधर होती, तो गांधी जी वहाँ से फिर भी चले आते हैं। ओके, ये चीज़ें होती हैं। आगे समझते हैं अगला प्रश्न आपके समक्ष, दंडी यात्रा। दांडी यात्रा जो है इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया था। दांडी यात्रा जो है ये गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, और शुरुआत में आप देखेंगे पहले से नियोजित ये कार्यक्रम था। और 12 मार्च 1930 ईस्वी को सुबह के 6:30 पर साबरमती आश्रम से गांधी जी ने अपने साथ 78 लोगों को लेकर के 241 मील की दूरी तय करी थी, पैदल यात्रा करी थी, यानी पद यात्रा करी थी। और इसके बारे में आप देखेंगे 24 दिनों में यात्रा ये पूरी होती गांधी जी की। और वहाँ पर पहुँच करके नमक बनाते हैं, नमक कानून तोड़ते हैं। सरोजिनी नायडू ने इनका स्वागत किया, इनको कानून तोड़ने वाला यानी कि विधि भंजक की श्रेणी भी दी इनको। इस प्रकार से सविनय अवज्ञा यहीं से प्रारंभ होती है दंडी यात्रा से, यानी कि 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो जाता है दंडी यात्रा के तदुपरांत। तो ये थी दंडी यात्रा। अगला प्रश्न, उग्रवाद का उदय। उग्रवाद के उदय की अगर बात की जाए तो कांग्रेस जो था नरम दल और गरम दल दो भागों में नहीं बटा हुआ था उससे पहले की बात। तो कांग्रेस ने 1905 ईस्वी तक क्या किया, अनेक मांगे जो थी अंग्रेजों के समक्ष रखी अपनी, परंतु क्या हुआ कि उन्हें ब्रिटिश सरकार ने पूरा जो है नहीं किया। जो भी मांग कांग्रेस वाले रखते तो उसको ब्रिटिश सरकार पूरा ना करती। इसीलिए लोकमान्य तिलक यानी कि लाल जो है बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल और लाला लाजपत राय यानी कि लाल बालपाल, ये उग्रवाद के नेता मुख्य रूप से हैं। और इन्होंने क्या किया, कांग्रेस की जो नीतियाँ थी उनसे मोहभंग किया
और ये नेता अंग्रेज़ों के पास जो है बार बार प्रार्थना पत्र भेजना व्यर्थ समझते थे। ऐसा कहते थे इनसे भीख क्यों मांगना, जब मेरा ही देश है तो उसको हम छीन लेंगे। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि नेताओं ने उदारवादियों की आलोचना करनी प्रारंभ कर दी, और इस प्रकार से क्या हुआ कि जो है एक नया जो है दल बना, यानी कि उग्रवाद जो था, यानी कि जो है गरम दल जिसको कहते हैं, या उग्रवादी विचारधारा के लोग, उनका जो है एक प्रकार से जो है क्या होता है उनकी नींव पड़ती है। और लाल बाल पाल, ये तीन महत्वपूर्ण जो है त्रिमूर्ति के नाम से फेमस है, तीन महान नेता हैं जो कि इस मतलब कि बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, ये राष्ट्रवाद के उदय भी कारकों में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और इसके साथ ही साथ ये जो है उग्रवाद के उदय में इनकी भूमिका महती है। ओके, जो है बाल गंगाधर तिलक जी का कहना भी था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। लाला लाजपत राय की मृत्यु एक शहीद के रूप में हुई, और बिपिन चंद्र पाल को ब्रिटिश सरकार से उपहार स्वरूप लेने के पक्ष में भी नहीं थे। इस प्रकार से वो लोग छीनना चाहते थे, यानी कि जो भी है मेरा है और मैं किसी से अपनी सामान को क्यों मांगूं, अगर वो नहीं दे रहा है एक दो बार मांगने से तो मैं इसको छीन भी सकता हूँ। इस प्रकार से विचारधारा थी, और बड़ी अच्छी विचारधारा थी मेरे हिसाब से तो। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष है जो है बंगाल विभाजन, बंग भंग, यानी बंगाल विभाजन क्या था भाई। बंगाल विभाजन की बात की है तो बंगाल जो था उस समय बहुत बड़ा जो है राज्य था, बहुत बड़ा प्रांत था, और इसके अंतर्गत आप देखेंगे आज का जो बिहार पड़ता है, आपका उड़ीसा है, पश्चिमी बंगाल है, और जो बांग्लादेश है आज जो अलग देश बना हुआ है, ये पूरा का पूरा जो था एक बंगाल प्रांत में ही आता था। और बांग्लादेश, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, बिहार, ये सब जो है बंगाल के हिस्से थे, तो बड़ा था बहुत ज़्यादा। और जनता की प्रबल राष्ट्रवादी भावनाओं को देख करके क्या हुआ कि करजन जो था, लॉर्ड करजन जो उस समय वायसराय था, उसने बंगाल विभाजन की योजना बनाई, और 1905 ईस्वी में क्या हुआ कि इसे पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में क्या कर दिया, बांट दिया। और इसका जो है विभाजन का जो आधार रखा गया या उद्देश्य रखा गया, ये हिंदू मुस्लिम उद्देश्य था, हिंदू मुस्लिमों में फूट डालना, और इसका आधार हिंदू मुस्लिम, यानी कि हिंदू के हिसाब से आबादी जहाँ है उसको दूसरा बांट दो, और मुसलमान के हिसाब से। तो ये क्या हुआ कि हिंदू मुस्लिम में फूट डालने का एक प्रकार से, और राष्ट्रवादी जो भावनाएं पनप रही थी भारतीयों के अंदर, उसको रोकने का प्रयास फुल था। लेकिन ये एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे उतना ज़्यादा सिद्ध नहीं होता, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं पे सिद्ध तो होता ही है ठीक ठाक मात्रा में। ये बड़ी एक प्रकार से फूट डालो और राज करो की नीति का एक प्रकार से एक कड़ा उदाहरण ही था। अगला प्रश्न है कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना की बात की जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि जो आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की बात की जाए तो 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। इसके संस्थापक का नाम अगर पूछे तो A.O. ह्यूम जो है इसके संस्थापक हैं कांग्रेस की, उन्होंने सलाह दी थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्मदाता भी इन्हीं को माना जाता है, और ये अलग के थे, यानी आयरलैंड के थे A.O. ह्यूम, लेकिन इन्होंने भारतीयों की स्थिति को देखा और कहा कि अगर आपको अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाना है तो आप एक संस्था के माध्यम से पहुंचाएंगे तो अच्छी तरीके से बातें पहुंचेंगी। तो इस प्रकार से उन लोगों ने जो है बातें पहुंचाने के लिए जो है एक प्रकार से एक संस्था बनाई जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात की जाए तो इसकी स्थापना जो है अत्यंत दूरगामी राजनीतिक परिणाम इसके जो है सामने आए। भविष्य में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इस संस्था ने महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। और मजूमदार के अनुसार अगर बात की जाए तो यह वह धुरी थी जिसके चारों ओर स्वतंत्रता की महान गाथा की विभिन्न घटनाएं घटित हुई कांग्रेस के चारों ओर। ओके, तो इस प्रकार से कांग्रेस के बारे में कुछ बातें जो कि मैंने आपको बता दी। अगला प्रश्न वहीं पर आपको 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था भाई। 1857 का जो विद्रोह हुआ था, कौन सा विद्रोह नहीं, एक प्रकार से स्वतंत्रता संग्राम था वो 1857 का। तो उसके कारण क्या था, कारण ये था कि 29 मार्च का समय था, 29 मार्च का दिन था 1857 ईस्वी को, जब बैरकपुर यानी कि कलकत्ता में बैरकपुर पड़ता है, उसमें सैनिकों को गाय व सूअर की चर्बी लगे कारतूसों को मुंह से काटकर प्रयोग करने के लिए कहा गया। तो हिंदू व मुसलमान सैनिक किस अपमान को सह न सके, चूँकि हिंदुओं में गाय को जो है माता माना जाता है और मुसलमानों में आप देखेंगे तो सूअर को एक प्रकार से जो है गलत, मतलब कि सूअर को एक प्रकार से क्या बोलते हैं, सूअर को उसमें पवित्र मानते हैं। इस प्रकार से कुछ मतलब मान्यता है कि सूअर के बारे में अगर उनसे गलत बोलेंगे तो वो गुस्सा होंगे, और गाय के बारे में हिंदुओं से बोलेंगे तो वो गुस्सा होंगे, मतलब अगर गलत बोलेंगे उनके बारे में तो इसमें क्या हुआ कि मंगल पांडे जो थे उन्हीं की एक मूवी भी बनी हुई, आप लोग देख लीजिएगा। मंगल पांडे नामक एक सैनिक था, उन्होंने क्या किया, कारतूसों के प्रयोग से इनकार कर दिया, और यहीं से क्या हुआ, सैनिकों ने विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया, और यही क्रांति का तत्कालिक कारण था। और इन्होंने गोली भी एक प्रकार से मारी थी, किसने, जो है मंगल पांडे जी ने। तो इस प्रकार से यहीं से प्रारंभ हो जाता। तो ये तमाम सारी चीज़ें जो कि मैंने आपको बता दी, ये चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। साइमन कमीशन के बारे में आपसे पूछ ले, क्या है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्या है भाई।
1927 ईस्वी में क्या हुआ कि सर जॉन साइमन कमीशन के नेतृत्व में एक आयोग की स्थापना हुई और इस आयोग को यह कार्य सौंपा गया कि इस बात का पता लगाया जाए कि भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना कैसे संभव मतलब कि संभव है या नहीं है। कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था और इसका चारों ओर विरोध हुआ, बहिष्कार हुआ और इसी समय लाला लाजपत राय जो थे उन्होंने कहा था कि मेरी छाती पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य की कील सिद्ध होगी। ये बात उन्होंने कही थी, किसने? लाला लाजपत राय ने इसी समय कही थी, साइमन कमीशन के समय में। साइमन कमीशन वापस जाओ, इसका विद्रोह मतलब कि विरोध भी हुआ था, साइमन कमीशन का खूब ज़्यादा जम करके विरोध हुआ था। तो इस प्रकार से आप लोगों ने समझा। ओके। और 1919 ईस्वी का जो अधिनियम था मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड एक्ट जो था, उसके पारित होने के 10 वर्षों के बाद में एक कमीशन द्वारा इसके कार्यों की समीक्षा करवाई जानी थी और नवंबर 1927 ईस्वी में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने इस कार्य के लिए एक भारतीय संवैधानिक आयोग भी नियुक्त किया था और इसी कमीशन के अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। और यही कुल मिलाकर के इसमें 7 सदस्य थे और सारे के सारे अंग्रेज थे। ओके। और किसी भारतीय को नहीं लेगा, इसलिए इसको क्या हुआ कि इसमें विद्रोह इसकी हुई। ओके। तो इस प्रकार चीज़ें हुई। अब बाकी आप लोग देखिएगा, इस प्रश्न इन सभी प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा। यही वीडियो आने के जो है आने वाली भी नहीं थी, मतलब बहुत ज़्यादा जो है एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे अलग था मैं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कुछ ना कुछ आपको दे दी जाए। सभी प्रश्न आपको करने अनिवार्य है खंडवा के। ओके। 200 शब्दों में प्रश्न को लिखना है। अब इन सभी प्रश्नों को आप पढ़ लीजिएगा। अगस्त प्रस्ताव से आप क्या समझते हैं, इस प्रश्न को पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहीं अगला प्रश्न है गांधी अरविंद समझौता के विषय में आप क्या जानते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछेगा कि भारत में किसान आंदोलन का वर्णन कीजिए, भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिएगा वामपंथी आंदोलन के विकास के कारणों का उल्लेख कीजिए, भी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। वहीं अगला प्रश्न आप देखिए, चौथा नंबर प्रश्न है क्रिप्स मिशन भारत में क्यों आया, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ लीजिएगा। आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस पर टिप्पणी लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम से में छप सकते हैं ऐसे प्रश्न। और भी आगे जो प्रश्न आपके आएंगे कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं देखिएगा। ये प्रश्न आ सकता है आपका कि नेहरू रिपोर्ट के बारे में आप क्या जानते हैं। ओके। नेहरू रिपोर्ट के बारे में आप क्या जानते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अथवा करके दूसरा प्रश्न देगा, अच्छा ये प्रश्न अगर आपको नहीं पता तो इसके स्थान पर ये कर सकते थे। अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन योजना पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पढ़ लीजिएगा। मैंने छांटा इन प्रश्नों को और आपके लिए रखा है। ये प्रश्न पढ़िएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आप क्या जानते हैं। ये सब आपकी सीरीज वगैरह में या फिर जो है जिसमें जो भी आपकी यूनिवर्सिटी की सीरीज होगी उसमें मिल जाएगी। अगला प्रश्न लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी जो में हुआ था, उस पर एक टिप्पणी लिखिए। और आगे हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके में आएंगे, केवल 2 प्रश्नों के उत्तर करने होंगे खंडसा के, 500 शब्दों में उन प्रश्नों को लिखना है आपको। ओके। देखिए कौन कौन से प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है परीक्षा में आने वाले। उग्रवाद नरम जो है वादियों के विचारों और कार्यों के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया था मतलब थी, ये समीक्षा कीजिए, तो बढ़िया प्रश्न एग्जाम में। अगला प्रश्न है होम रूल आंदोलन की स्थापना के कारण तथा राष्ट्रीय आंदोलन पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में बताना था आपको, बताना है। और अगला प्रश्न पढ़ लीजिएगा 1947 ईस्वी में भारत विभाजन के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों का विश्लेषण कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वहीं अगला प्रश्न देखिएगा 10वां नंबर है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदान का संक्षेप में वर्णन कीजिए। वहीं अगला प्रश्न 1885 ईस्वी में से 1905 ईस्वी के बीच में जो भी अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति बनी और कार्यक्रम हुए उनके बारे में आपको वर्णन करना था यहाँ पर। इस प्रकार से 5 प्रश्न इनमें से 2 प्रश्न करने थे, तो इस प्रकार से आपका हो जाता। तो ये था आपका मध्यकालीन इतिहास का पेपर 1 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था। 1857 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक का समयकाल के बारे में इसमें बताया गया है। ओके। तो इस प्रकार से आप लोग इन प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा, शायद कुछ बातें इसमें से जानते हो लेकिन फिर भी एक बार वीडियो को देख करके पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।